सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक डेफिनेशन हमने सुबह पढ़ी, आसान सी है कि ये वो कंडीशन है जिसको हम स्ट्रोक भी कहते हैं, जिसको हम सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। होता क्या है इसके अंदर के ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है या ब्लड की सप्लाई होती है टू द ब्रेन वो रिड्यूस हो जाती है। काजेज उसके क्या क्या हो सकते हैं, एम्बोलस भी हो सकते हैं, थ्रोम्बाई भी हो सकते हैं, थ्रोम्बोसिस भी हो सकते हैं, इसके अलावा कोई फिजिकल ट्रॉमा भी हो सकते हैं, और बॉडी के अंदर ऐसी कोई कंडीशन भी हो सकती है जिस तरह हमने बात की एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उसकी वजह से भी ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है ब्रेन को। जब ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है तो इनिशियली इस्कीमिया, अगर वो सस्टेन रहे, ब्लड की सप्लाई रिड्यूस कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहे तो फिर लीड कर रहा होता है इन्फार्क्शन और ब्रेन के टिश्यू की डेथ हो जाती है लीडिंग टू इन्फार्क्शन। फिर बॉडी के ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज है और वो कौन से एरिया को कंट्रोल कर रहा होता है, उस वाले एरिया के अंदर हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलती है। सही, तो डिफिनीशन आसान कि स्ट्रोक के अंदर सेरेब्रल ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज हो जाते हैं, ब्लड फ्लो कम डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और उसके रीजन क्या है, एम्बोलिज्म हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है। इसके अलावा जब हम हेमोरेजिक स्ट्रोक की बात करेंगे तो आर्टरी के रप्चरिंग के वहां पे चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर अंडरलाइन कोई और बीमारी है तो उसकी वजह से भी ब्रेन को ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो सकती है और लीड्स टू इन्फार्क्शन। अब काजेस की बात करते हैं स्ट्रोक। काजेस के अंदर सबसे पहले ऐसी कंडीशन जिसके अंदर परफ्यूजन कम हो जाती है, ठीक है, होल बॉडी को, इसको हम जनरल कंडीशन भी कहते हैं। लेट्स सपोज इसके अंदर अगर पेशेंट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में है तो ये सीवियर डिफिशिएंसी होगी ऑक्सीजन की, पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइपोक्सिक होगा। इसके अलावा ब्रेन को भी ब्लड की सप्लाई रिड्यूस होगी तो पेशेंट जाएगा इस्कीमिया में, और लेटर स्टेज के अंदर अगर इस कंडीशन को ट्रीट नहीं करेंगे तो ब्रेन के अंदर इन्फार्क्शन हो जाएगा। सेकंड के अंदर कार्डियक अरेस्ट ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट की पंपिंग एबिलिटी बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। इसीलिए के अंदर हमें क्या मिलता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा होता है। सही, हम कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा होता है, हम कहते हैं पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में। उसके अंदर क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाती है और मेन आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हो जाती है। तो कार्डियक आउटपुट जब डिक्रीज होगा होल बॉडी के साथ साथ ब्रेन को भी ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, लीड्स टू इन्फार्क्शन एंड देन स्ट्रोक या सीवीए। नेक्स्ट, अगर कैरोटिड आर्टरी के अंदर पहले से स्टेनोसिस हो, कैरोटिड आर्टरी वो आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई कर रहा होता है ब्रेन को, अगर इसके अंदर पहले से स्टेनोसिस हो, ऊपर से अगर यही वाला पेशेंट जिसको कैरोटिड आर्टरी के अंदर स्टेनोसिस हो ये सीवियर हाइपोटेंशन में चला जाए, ठीक, लेट्स सपोज कि इसको हमने एंटी हाइपरटेंशन ड्रग दे दी और ये सीवियर हाइपोटेंशन में चला गया, फिर जो वो स्टेनोसिस वाला पार्ट है वहां से ब्लड ज्यादा नहीं गुजर रहा होता है, ठीक है, ब्लड की फ्लो डिक्रीज हो जाती है, तो ये भी लीड करती है स्ट्रोक या सीवीए। कार्डियोजेनिक शॉक की अगर हम बात करते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक वही 90 और 30 मिनट ही याद रखो कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर अगर किसी पेशेंट के सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम हो, बिलो 90 हो और 30 मिनट्स के लिए हो तो हम कहते हैं पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर है। इस कंडीशन के अंदर भी ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है ब्रेन को, ठीक है, तो लीड करती है स्ट्रोक को। इसके अलावा रेयर केस है अगर पेशेंट सेप्टिक शॉक के अंदर हो तो चांसेस है कि वो सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट या उसको स्ट्रोक हो जाए। या कार्डियक सर्जरीज के अंदर जो मेजर कार्डियक सर्जरीज है जिस तरह के कैबेज है इसके अंदर भी चांसेस होते हैं कि ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जब स्टर्नम को काट के अंदर सर्जन क्या करते हैं कि पेशेंट को हार्ट लंग मशीन पे रखते हैं तो उसके अंदर 3-4 घंटे का प्रोसीजर होता है नॉर्मल, उसके अंदर ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो चांसेस होता है कि पेशेंट हाइपोपरफ्यूजन वाले स्टेट में चला जाए। अगर स्टेट में चला जाता है तो ब्रेन को भी ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट काजेस की अगर हम बात करते हैं सेकंड तो थ्रोम्बोसिस, ठीक, थ्रोम्बोसिस तो सबको क्लियर होगा कि हम फिक्स पॉइंट में अगर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ब्लड की क्लॉट बन जाए किसी भी आर्टरी के अंदर, उसकी ल्यूमन के अंदर फिक्स पॉइंट पे ब्लड की क्लॉट बने तो उसको हम कहते हैं कि ये थ्रोम्बस है, और जो कंडीशन काज कर रहा होता है हम कहते हैं कि दिस इज थ्रोम्बोसिस। तो लार्ज ब्लड वेसल और स्मॉल ब्लड वेसल ऐसे कौन कौन से आर्टरीज है जिसके अंदर थ्रोम्बस या थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं? तो लार्ज आर्टरी के अंदर हमारे पास मिडिल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इसके अंदर थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा वेसिकुलर आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी वो लार्ज आर्टरी है जिसके अंदर थ्रोम्बोसिस हुई कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो तो ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, ये जिस डिपेंडेंट पार्ट को ब्लड की सप्लाई दे रहा होता है तो लीड्स टू स्ट्रोक। स्मॉल ब्लड वेसल की अगर हम बात करते हैं तो
स्टॉप हो जाए, इसके अंदर अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो या लेवेंट्रिकुलोस्ट्रेट आर्टरी, ठीक है, मैंने स्क्रीन भी इसलिए लिखा है कि आप लोगों को याद हो, लेवेंट्रिकुलोस्ट्रेट आर्टरी, अगर ये आर्टरी के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाए, क्लॉट हो जाए और ये कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो जो जिस पार्ट को ये ब्लड सप्लाई दे रही होती है वो उस वहां के न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे और हमें वहां की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेगी। इस थ्रोम्बस फॉर्मेशन के लिए हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर, ये हर एक पेशेंट के अंदर थ्रोम्बोसिस या जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप नहीं होता है, इसके लिए रिस्क फैक्टर है वो लिखो आप लोग अपने पास। ये रिस्क फैक्टर फॉर थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बस फॉर्मेशन। कौन से हो सकते हैं? हाइपरटेंशन, वेरी गुड। तो ये मोस्ट कॉमनली हाइपरटेंशन, कॉमन काज है हाइपरटेंशन, इसके अलावा लिवर ओबेसिटी और वो तो नहीं, उसके अंदर भी ऐसे ही होता है ना, थ्रोम्बोसिस होता है, सही है, हम कह सकते हैं। हाँ, अगर लिपिड की मकदार इंक्रीज हो जाए तो ये हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज, स्मोकिंग, जो लोग ये कर रहे होते हैं और रिस्क में होते हैं कि उनके इस आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस या थ्रोम्बोसिस हो सकता है। इसलिए हाइपरटेंशन वाले पेशेंट दो किस्म के स्ट्रोक पे, अगर ये ओल्ड एज के अंदर है तो ये हेमोरेजिक स्ट्रोक भी इनको हो सकता है क्योंकि सेरेब्रल आर्टरी, जो स्मॉल सेरेब्रल आर्टरी है वो रप्चर हो सकती है। इसके अलावा अगर लेट्स सपोज यंग एज है, तो यंग एज के अंदर अगर ये वाले रिस्क फैक्टर मौजूद है, ठीक है, तो इनके इस आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस या थ्रोम्बोसिस हो सकता है। नेक्स्ट काजेस कार्डियक एम्बोलिस। से कार्डियक एम्बोलिस का मतलब ये होगा कि हार्ट के अंदर अगर लेट्स सपोज के कोई एम्बोलिस बन जाता है, ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं और वो वहां से सेपरेट हो जाते हैं, लेट्स सपोज ये लेफ्ट वेंट्रिकल है या एट्रिया है, इसके अंदर अगर ब्लड क्लॉट हो जाए तो ये तो कंटीन्यूअसली पंपिंग कंडीशन में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया और लेफ्ट वेंट्रिकल ने उसको पुश किया टुवर्ड द ब्रेन, यहाँ पे आया तो यहाँ पे वो कौन सी कंडीशन काज करेंगे, एम्बोलिज्म काज करेंगे, वो कोई भी सेरेब्रल आर्टरी हो, ठीक। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एट्रिया के अंदर जो अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट है उसके अंदर क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं, टॉप पे है एट्रियल फ्लटर, ठीक, या एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन ऐसी कंडीशन होती है जिस तरह ईसीजी के अंदर देखो हमें ऐसी ईसीजी मिलती है, ठीक है, इसके अंदर शॉर्ट ट्रिप पैटर्न मिल रहा होता है हमें, जिस तरह कंघी होती है ना, हमें इस तरह के पैटर्न मिल रहा होते हैं, जैसे ये वाले पिक्चर है, इसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्स निकल रहा होता है इससे नोड से हट के दूसरी जगह से, तो एट्रिया का हार्ट रेट अगर हम कैलकुलेट करते हैं फ्लटर के अंदर 300 प्लस होता है, ठीक। फिर हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन, सॉरी इसकी बात कर रहा हूँ एट्रियल फ्लटर की, वो वाली जो ईसीजी है एट्रियल फ्लटर वाली, मेरे ख्याल में ये है एट्रियल टेकिकार्डिया, हाँ ये एट्रियल फ्लटर, ठीक है, इसके अंदर हार्ट रेट कितना होता है 300 होता है और इसके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं ब्लड के क्लॉट होने के क्योंकि एट्रिया का रेट बहुत ज्यादा होता है। अगर हम एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करते हैं तो ये वाली जो ईसीजी है इसके अंदर ज्यादातर क्या होता है कि ईसीजी के अंदर हमें पी वेव नहीं मिलता है, सही, ईसीजी के अंदर हमें पी वेव नहीं मिलता है। इसके अलावा कार्डिक मॉनिटर पे जब इस पेशेंट के हार्ट रेट को देखते हैं तो वो अप डाउन जा रहा होता है, मॉनिटर है हम देख रहे हैं और पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है 60, 65, 75, उसके बाद डाउन हो जाते हैं 68, फिर 60, 58, इस तरह इनका हार्ट रेट अप डाउन चल रहा होता है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्लॉट बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं और इसके पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है कि पेशेंट स्ट्रोक पे चला जा सकता है। फिर दो किस्म के हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन है, एक को हम कहते हैं कंट्रोल, ठीक, कंट्रोल एफएम, ठीक, क्लिनिकल साइड पे हम ये वर्ड यूज कर रहे होते हैं, और सेकंड को अनकंट्रोल्ड, इसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं स्लो एफएम और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फास्ट एफएम। जिस पेशेंट का हार्ट रेट बिलो 100 होगा उसको हम कहते हैं दिस इज कंट्रोल्ड एट्रियल फिब्रिलेशन या स्लो एट्रियल फिब्रिलेशन। जिस पेशेंट का हार्ट रेट मोर देन 100 हो और उसको एट्रियल फिब्रिलेशन हो हम उसको कहते हैं कि दिस इज फास्ट एफएफ या अनकंट्रोल्ड एफएफ। इस तरह एट्रियल फ्लटर इसकी भी 2 टाइप्स हैं। इसके अंदर क्या होता है, लेट्स सपोज कि अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट है, इसके अंदर लेट्स सपोज ये इसे नोट हो यहां से इंपल्सेस एब्नॉर्मली डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर ये एब्नॉर्मली डिस्चार्जिंग इंपल्स जो है ये अगर राइट एट्रियम से निकल रहा है,
ठीक है, राइट एट्रियम से निकल रहे तो हम इसको कहते हैं दिस इज टिपिकल एट्रियम फ्लटर। सही। अगर ये लेफ्ट एट्रियम से निकल रहे तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एटिपिकल। सही, ये दो टर्म्स क्लियर होंगे। एट्रियल फिब्रिलेशन के डिटेल्स हम कार्डियक सिस्टम के अंदर इसको पढ़ लेंगे कि ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस आती है, लेकिन इतना याद कर लो कि जिस पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो या एट्रियल फ्लटर हो, इसकी कोई भी टाइप हो, ये पेशेंट प्रोन होते हैं टू डेवलप क्लॉट। ठीक है, और स्पेशली एट्रिया के अंदर। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस हो तो ये पेशेंट भी रिस्क पे होते हैं कि क्लॉट बनने के चांसेस हो, और वो अगर लेफ्ट एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाए या वेंट्रिकल पर ब्लड को पंप कर रहा होता है, वो सेरेब्रल आर्टरी को क्लॉट कर सकते हैं, चांसेस है। इसके अलावा अगर पेशेंट को प्रोस्टेटिक वेल्व लगे हो, ठीक, या अगर पेशेंट को रोमेटिक हार्ट डिजीज हो, रोमेटिक हार्ट डिजीज अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि पेशेंट को स्ट्रेप्टोकोकल पेरिन्जाइटिस हो जाते हैं और उसके बाद इससे एंटीबॉडीज बनती है कुछ लोगों के अंदर, 3% पॉपुलेशन के अंदर, वो हार्ट के मैट्रिक्स प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर ये क्लॉट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हम वेंट्रिकल की बात करते हैं कि वेंट्रिकल के अंदर क्लॉट की फॉर्मेशन, ठीक, तो वेंट्रिकल के अंदर अगर पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म हो, ठीक है, एन्यूरिज्म सबको पता है एब्नॉर्मल बल्जिंग हो, अगर वो रप्चर हो जाए क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर भी ज्यादा होता है, अगर वो रप्चर हो जाए तो क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं, स्पेशली ऊपर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर, क्योंकि वो तो यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि दिस इज एम्बोलिक काज। वो हार्ट के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन काज नहीं, कहते हैं कि दिस इज एम्बोलिज्म या एम्बोलस काज। अगर पेशेंट हार्ट फेलियर के साथ हो और उसके ईयर 30 to 35% हो, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि 35% से ब्लड इजेक्टेड हो रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकल रहे हैं, तो रिमेनिंग ब्लड जो स्टैटिक कंडीशन में रहेगा उसके अंदर भी क्लॉट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को एंटीरियर या लेटरल वॉल एमआई है, ठीक है, तो ये वाले ज्यादा रिस्क पे होते हैं छोटे वाला स्ट्रोक, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व होते हैं, हार्ट का मेजर पार्ट जो ब्लड सप्लाई कर रहा होता है वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं, सही, तो फिर ब्लड की मूवमेंट इतनी फास्ट नहीं हो रही होती। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर 4 के अंदर अगर ब्लड वेसल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं जिसको हम वेसिकुलाइटिस कहते हैं। अब अगर लेट्स सपोज डिजीज है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, तो ये ऐसी बीमारी जिसके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज बनती है जो एंडोथेलियल सेल को डैमेज कर रहे होती है। अगर एंडोथेलियल सेल के अंदर नॉर्मली कौन सी एबिलिटी होती है या कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ये प्लेटलेट्स की एग्रेग, इसके अंदर हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होता है एंडोथेलियल सेल के ऊपर, उसको हम कहते हैं हेपारिन सल्फेट, वो प्लेटलेट्स को यहाँ पे क्लॉट होने नहीं देते, ठीक। अगर ऐसे एंटीबॉडीज बने कि उसने सारे एंडोथेलियल सेल को डिस्ट्रॉय किया तो नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्सपोज हो जाएगा, सबसे पहले प्लेटलेट्स आ जाएगी, हम उसको कहते हैं प्लेटलेट एडहेजन, उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाएगी तो प्लेटलेट एग्रीगेशन, और इस तरह ब्लड के क्लॉट बन जाएगा जिसको हम आम अल्फाज में सेरेब्रल आर्टरी के अंदर हो तो लीड टू स्ट्रोक। इसके अलावा अगर पेशेंट को इन्फेक्शन और एयर काजेज स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस तो उसके अंदर वेसिकुलाइटिस के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को ऐसी बीमारी हो जिसके अंदर ब्लड के ज्यादा क्लॉट होने हाइपरकोगुलेबिलिटी डिजीज हो, जैसे अगर पेशेंट को एरिथ्रोसाइटोसिस हो या पूरी साइटीनिया हो पेशेंट को, तो इसके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं कि ब्लड ज्यादा गाढ़ा होते हैं। अगर एंटीथ्रोम्बिन 3 फैक्टर की डिफिशिएंसी हो, इसके अलावा अगर पेशेंट को एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो, इसके अंदर भी चांसेस होते हैं क्लॉट फॉर्मेशन की, या प्रोटीन सी और प्रोटीन एस की डिफिशिएंसी हो, ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो ब्लड क्लॉट होने जा रहा होता है, ये उसको प्रिवेंट कर रहा होता है। अगर ये इस प्रोटीन की कमी है तो ब्लड के अंदर आसानी से क्लॉट बनेंगे। इसके अलावा अगर फैक्टर 5 के अंदर खराबी है तो ये वाले पेशेंट भी ज्यादा रिस्क होते हैं टू डेवलप स्ट्रोक।